अब आप पंजाबी बोल लेते हैं बिल्कुल? पूरा टोटल लिख भी लेते, पढ़ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं। भाई दुख है कि एक शब्द जो ना भैया शब्द कह के जलील करते हैं और कुछ परेशान नहीं लगता। सबसे बड़ी पॉइंट है कि भैया लोग बिहारियाँ, भैया रानी, भैया लोग मानते हैं गंद पाते हैं, ठीक है, कुछ पंजाबियाँ भी गंद पाते हैं, ठीक है, कुछ अच्छे भी होते हैं, सारे तो पूरी गंदगी तो नहीं फैलाते हैं। वोट तय करने का पैमाना क्या है कि किसको दी जाएगी वोट? वोट देना चाहूंगी तब सोचेंगे किसको देना है। उसी दिन सोचोगे, 1 तारीख को हाँ, सोचोगे? 1 तारीख को सोचेंगे किसको देना है। समस्या एक है कि ना तो सेवा है, ना सुरक्षा है, ना सम्मान है। मेरे पास ऐसे रोज 10 केस आते हैं। दूर छोड़िए, मेरे पिताजी को मार के लूट लिया पिछले महीने। प्रवासी वो होता है कि जो इंडिया छोड़ के नेपाल चला जाए, पाकिस्तान चला जाए, हम उसे प्रवासी मानते हैं, ना कि अपने इंडिया में रह के हम प्रवासी। बाहरी तो अब रोहिंग्यास को कहिए बाहरी हैं। 15 दिन से ऊपर हो गया, मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा। इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ कहने की बात नहीं। कम से कम हमको पानी मिले, सब कुछ व्यवस्था मिले। वहाँ पे कंपटीशन है, किसी का बोर्ड लग गया बीजेपी का, किसी का कांग्रेस का लग गया। इस चक्करों में पानी बंद कर दिया गया कि आज अगर 2024 में भी हम और पानी और सीवरेज की बात कर रहे हैं तो सारी सरकारें ही यहाँ पर फेल हैं। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, रजत नाम है मेरा और लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज हम लोग कर रहे हैं। आखिरी फेज़ 1 जून को वोटिंग डलनी है उसकी, उसी के लिए इस वक्त हम लोग पंजाब में खड़े हैं। मैं पंजाब के ज़िले लुधियाना में खड़ा हूँ। लुधियाना ही कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है लोकसभा की, जिसको हम कवर करने यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो कुछ एक लोगों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि अगर लुधियाना के बीच में ही लुधियाना साउथ की तरफ जाओ तो वहाँ एक अलग लुधियाना देखने को मिलता है। लुधियाना के अंदर होने के बावजूद आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप लुधियाना में हो। मैं पिछले 10-15 मिनट से इस इलाके में घूम रहा हूँ और मुझे याद आ रही है 2017 के जब चुनाव थे, मैं यूपी इलेक्शन कवरेज के लिए गया था तो वहाँ मैं गोंडा गया था, बहराइच गया था। तो उन सब शहरों में जब मैं घूम रहा था तब समझ आ रहा था कि कुछ सिमिलैरिटीज़ इस क्षेत्र की उन इलाकों से हो सकती है। इस वजह से भी क्योंकि मेरे पीछे आप जितने लोग देख रहे हैं, सिवाय एक शख्स को छोड़कर कोई भी यहाँ पर टर्बन में, पगड़ी में व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा। अगर आप रंग रूप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें अधिकतर लोग पूर्वांचल से हैं, जो कि ईस्टर्न यूपी पड़ता है। यूपी कहें, बिहार कहें, भोजपुरी वाला पूरा जो एरिया है, वो सब लोग आपको यहाँ पर ज़्यादा दिखेंगे। तो लेकिन लुधियाना में इस बार जो फाइट है वो बहुत कड़ी मानी जा रही है। वो क्यों मानी जा रही है? क्योंकि पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अमरिंदर राजा वड़िंग, जो 3 बार से एमएलए हैं, वो गिद्दड़बाहा से लुधियाना आ गए हैं चुनाव लड़ने। इससे पहले 2009, 2014, 2019 से कांग्रेस के ही कैंडिडेट रवनीत सिंह बिट्टू यहाँ से चुनाव लगातार जीतते रहे हैं। 2009 में मनीष तिवारी जीते थे, जो फिर आनंदपुर साहिब चले गए और आनंदपुर साहिब से 2014 में रवनीत बिट्टू यहाँ पर आ गए थे। तो इस वजह से कहा जाने लगा कि ये कांग्रेस का गढ़ है, और जिस व्यक्ति ने इसको कांग्रेस का गढ़ बनाया वो खुद अब बीजेपी में चले गए हैं। रवनीत बिट्टू इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही रवनीत बिट्टू हैं जो बेअंत सिंह, सरदार बेअंत सिंह, जो सीएम रहे पंजाब के कांग्रेस की तरफ से, उनके ग्रैंडसन हैं। और आपने इनको इससे पहले पंजाब में और नेशनल स्तर के कांग्रेस में भी अलग अलग भूमिकाओं में देखा। आपने इनको फार्म लॉज की टाइम जब पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, आपने इनको सिंगू बॉर्डर पर भी देखा होगा कि वहाँ पर विवाद हुआ था। उसके बाद उनकी अभी हाल ही में एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें वो ये कहते नज़र आ रहे थे कि यार इन बीजेपी वालों ने तो हम नेताओं को कहीं का नहीं छोड़ा। पता नहीं कितना छोड़ा कितना नहीं छोड़ा, वो बताएगा इस चुनाव के नतीजे। लेकिन मौजूदा स्थिति तो यही है कि रवनीत बिट्टू बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई सिमरजीत सिंह बैंस के साथ। ये व्यक्ति वो हैं जो यहाँ की एक लोकल पार्टी थी, बैंस ब्रदर्स का बहुत बोलबाला था और लोक इंसाफ पार्टी के कर्ता धर्ता थे। उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया है। बड़ी टालामटोल चल रही थी कि बीजेपी के पास जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे, और कांग्रेस में जाकर अब वो मर्ज हो गए हैं। अपनी एक क्लिप रिलीज़ करते हैं, ऑडियो क्लिप, जिसमें वो बिट्टू को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 9 असेंबली सीट्स लगती हैं, जिन 9 में से आपने जैसे पूरे प्रदेश में वैसे ही यहाँ पर भी लगभग क्लीन स्वीप किया था। वो लगभग इसलिए क्योंकि एक सीट है जिसमें मनप्रीत सिंह अयाली, जो कि शिरोमणि अकाली दल से हैं, उन्होंने वो एक सीट निकाली। बाकी 8 की 8 सीट्स आम आदमी पार्टी ने जीती, और उन्हीं 8 में से एक सीट है लुधियाना सेंट्रल, जिसके विधायक इस बार यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका नाम है अशोक पराशर पप्पी। और इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल है, जो पूरे ही सूबे में
2017 और उसके बाद 2022 और अब 2024 विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। मतलब वो अपना ग्राउंड तलाश रहा है कि कैसे वो अपनी दोबारा से पकड़ बनाए। कभी वो बीजेपी के साथ होते थे, बीजेपी से हटे तो बीएसपी के साथ आए और फिर अब अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। इसी कारण अब यहाँ से रणजीत सिंह ढिल्लों हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं शिरोमणि अकाली दल से। ये एक बेसिक सी भूमिका है लुधियाना की, उसी लुधियाना की जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वूलन का बहुत सारा काम है, बाइसिकल्स यहाँ पर बनती है, मशीन्स यहाँ बनती है और अलग अलग तरीके के स्पेयर पार्ट्स बनते हैं। और बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पर इतना सारा काम हो रहा है तो उसके लिए वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। वो लोग कहाँ से आ रहे हैं? और इधर का जो 15-20 लाख का जो वोटर है उसमें से 1/4 का जो शेयर है वो इन्हीं लोगों का है जो आपको मेरे पीछे दिख रहे हैं, जिनको पूर्वांचलियों कहकर संबोधित किया जाता है। इनके अपने क्या मुद्दे हैं, क्या इनकी इतनी सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती है, इस एरिया में क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या ये एरिया अपने आप को पंजाब से अलग पाता है, इसके मुद्दे बाकी के पंजाब से अलग हैं, या ये भी वही दिक्कतें फेस कर रहे हैं जो एक आम पंजाबी फेस कर रहा है। इस सब को जानने के लिए इस वक्त हम लोग यहाँ पर आए हैं, लोगों से यहाँ पर बात करेंगे, जानेंगे। हो सकता है इनमें से कुछ एक लोग पार्टी वर्कर्स भी हों, वो हम क्लैरिफाई कर देंगे। और हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप में से कोई पार्टी वर्कर है वो अपना परिचय देते हुए बता दे कि हम इस पार्टी से, ताकि हमारे दर्शकों को क्लैरिटी रहे कि आप अपनी जो भी बात उन तक पहुँचा रहे हैं वो किस संदर्भ में पहुँचा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शुक्ला जी से बात करूँगा। ये यहाँ के लोकलाइट हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, इंडिपेंडेंटली चुनाव भी लड़ चुके हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। तो इनसे जानना चाहता हूँ, आप मुझे इस एरिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। इस एरिया की बसावट कैसे हुई, क्यों हुई और क्या अभी प्रेजेंट कैनेरियो में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, ऐसा है कि ये पूर्वांचल बहुल इलाका है और इस पूरे इलाके में मजदूर तबका, लेबर तबका, जिसका बहुत बड़ा योगदान है पंजाब की औद्योगिक इकाई को खड़ा करने में। और यहाँ पर अगर लोग रह रहे हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, तो सबके किसी के 20 गज का मकान, किसी का 30 गज का मकान, किसी का 40 गज का मकान, और इन मकानों में 2-2 परिवार रह रहे हैं। तो ये इस इलाके की बसावट है। और ये इलाका आज का नहीं, आप जैसे मानते हैं कि लुधियाना औद्योगिक इलाका है, तो लुधियाने को बसाने के लिए ये मज़दूर यहाँ से कोई घर से 10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, तो कोई 20 किलोमीटर साइकिल से, मोटरसाइकिल से निकलकर अपने काम पर जाता है और काम से आता है। तो ये इस इलाके का सारा जो है सुंदरीकरण, वसीकरण, ये है इस इलाके का है। इसको आप ऐसे भी समझिए कि जो पंजाब के मुख्यतः 3 रीजन पड़ते हैं, लुधियाना मालवा में पड़ता है, लेकिन बहुत से विशेषज्ञ ये कहते हैं कि लुधियाना थोड़ा सा दोआबा जैसा है, जो उसका ऊपरी इलाका है, थोड़ा सा मालवा जैसा है, क्योंकि मालवा में यूजुअली खेती बहुत ज़्यादा है। लुधियाना में उतनी खेती नहीं मिलेगी जितना कारोबार आपको जिस स्तर पर मिलता है बाकी के पंजाब के हिसाब से। तो इस वजह से भी यहाँ पर बाहर से आए हुए लोग खूब ज़्यादा बसने लगे। मुझे थोड़ा सा इसका पास्ट बता सके अंकल जी आप, कि कब यहाँ पर आने शुरू हुए थे और कितनी जनरेशन से लोग यहाँ पर रह रहे हैं? क्या जिनके पेरेंट्स यहाँ आ जाते हैं वो यहीं रहते हैं, अपने बच्चों को भी यहीं रखते हैं, वापस भेज देते हैं? थोड़ा यहाँ का मैकेनिज़्म समझाइए मुझे। जी नमस्कार जी। लुधियाना शहर हो या पंजाब का कोना कोना हो या ऑल इंडिया का हो, हमारे गरीब तबके के लोग यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, कहीं से भी लोग हों, अपने रोजी रोटी के तलाश में बाहर निकलते हैं अपना मेहनत करके, मजदूरी करके। जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा कि 20 गज, 30 गज, ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 गज लेके गुजारा करते हैं, बच्चा पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। लेकिन इस जगह पर हमें कुछ और दृष्टि से देखी जाती है। जैसे कि आपने अभी कहा, बाहर से लोग आके यहाँ बसते हैं। हमारे ख्याल से इंडिया है और हम इंडिया के लोग पूरे इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं और हम रहते भी हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसी दृष्टि से देख करके लोग प्रवासी कहते हैं। हम कैसे प्रवासी हैं, यह हम आपके टीवी चैनल माध्यम से जानना चाहते हैं, ताकि वह जानकारी जो मुझे ना हो और हो जाए कि हम प्रवासी क्यों हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, प्रवासी वो होता है कि जो इंडिया छोड़ के नेपाल चला जाए, पाकिस्तान चला जाए, कोई भी विदेश में चला जाए, इटली, अमेरिका, कहीं भी, हम उसे प्रवासी मानते हैं, ना कि अपने हिंदुस्तान में ही रह के, अपने इंडिया में रह के हम प्रवासी। क्योंकि हमारी आइडेंटिटी इंडियन है, बजाय कि हम अपने आप को कैटेगराइज करें हम पंजाबी हैं या यूपी से हैं या बिहारी हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं अपने आप को एज एन इंडियन ही रिप्रेजेंट करने वाले, वो एक इमोशन है। तो इसी बीच 2-3 बयान आते हैं। जैसे अभी मौजूदा में सुखपाल खैरा का बयान आया, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं संगरूर से।
उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐसा कानून लाना चाहिए जिसके तहत जो यहाँ के लोकलाइट हैं, इधर के रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा उन्हें ही मिले, और जो भी लोग यहाँ पे बाहर से आए हैं वो चेक किया जाए कि उनको किस प्रदान ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, पर पहला हक जो है वो पंजाबियों को होना चाहिए, चाहे वो लैंड ओनिंग के मामले में हो चाहे किसी और मामले में हो। और इस पर एक काउंटर ये भी आता है कि जब सुखपाल खैरा ये कह रहे हैं पंजाब की उसी धरती से जिससे मैक्सिमम जनता विदेशों में गई हुई है, जहाँ पर हम कहते हैं एक टर्म है रेसिज्म, नस्ल भेद का शिकार होते हैं लोग, वहाँ जाते हैं और उनको महसूस होता है कि यार हम यहाँ के नहीं हैं तो हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो लोगों ने कहा आप भी तो इनके साथ वही कर रहे हैं। और ऐसा ही चन्नी ने 2022 के जब चुनाव हुए, बगल में प्रियंका गांधी खड़ी थी, तब उन्होंने कहा, है ना, तो लोगों ने तब भी कहा, हालांकि प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे तब सुना नहीं था कि ये क्या बोल रहे हैं, लोगों को तब भी बुरा लगा। और इससे पहले का एक नारा आता 2017 के जब चुनाव थे, तो अमरिंदर सिंह की पार्टी जब पूरा चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा पंजाब पंजाबियां दा, और ये इस एवज में कहा गया कि आम आदमी पार्टी को उस वक्त संजय सिंह, दुर्गेश पाठक चला रहे हैं जो यूपी बिहार से आते हैं, तो हम उनका नहीं होने देंगे। तो ऐसे 3-4 स्टेटमेंट्स आती हैं। आप जब यहाँ पर रह रहे हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, फिर भी आप लोगों को बाहरी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, आप लोग कैसा महसूस करते हैं? कुछ फ़र्क पड़ता है? आसपास लोगों से डिस्कस करते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में रहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी नहीं लिखा कि मैं पंजाबी में या मैं उत्तराखंडी या मैं बिहारी। यहाँ पर लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। तो ऐसा बयान देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप उसके नस्ल के ऊपर, उसके बर्थ प्लेस के ऊपर, उसके ओरिजिन के ऊपर और उसकी लैंग्वेज के आधार पे आप किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि ये जो इलाका है माइग्रेंट लेबर का इलाका है और अलग अलग राज्यों के लोग, इंटरस्टेट लोग यहाँ पर आए हैं। उनको मैं अंतर्राज्यीय लोग कहूँगा, लेकिन उनको प्रवासी कहना, ये तो सारे भारतवासी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी इंसान को हम उसके लैंग्वेज के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करें, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि राज्य में कोई भी सरकार रही हो, उनकी नीतियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि जो यहाँ पर अदर स्टेट के इंटरस्टेट पीपल हैं, उनको यहाँ पर जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, मूलभूत सुविधाएँ वो नहीं दी जाती। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं अभी बात बताऊँगा कि आम आदमी पार्टी जैसे ही सरकार सत्ता में आई, उन्होंने यहाँ पर ज़मीन खरीदने के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोक लगा दी। अब आप देखेंगे कि 47 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान हो रखा है, लोगों के घर में बिजली के मीटर नहीं लग रहे, जानबूझ के लोगों को पानी मुहैया नहीं कराया जा रहा, लोगों को ऐसी वर्क कंडीशन जो है वो प्रॉपर दी नहीं जा रही। तो इन सब कारणों के कारण कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अपने आप को अलग थलग समझते हैं। और क्या कारण बताते हैं कि क्यों नहीं दिया जा रहा? ये ऑथोराइज्ड कॉलोनी है, पहले तो ये बताइए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, जब वोट का समय आता है तो ये लुधियाना साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी में 1.25 लाख वोटर यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। लगभग 3-3.5 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। तो जब वोट का समय आता है तो वोटरों को लुभाने के लिए लच्छेदार बातें, लच्छेदार भाषण यहाँ पर दिए जाते हैं और लुभाने के लिए अलग अलग बातें की जाती हैं। लेकिन जब मूलभूत सुविधाओं के लिए हो, चाहे वो सैनिटेशन की हो, चाहे वो वाटर की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की हो, चाहे वो मेडिकल अच्छे मुहैया कराएं, वातावरण हो, अब ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि जब कोई प्रेग्नेंट लेडी है या यहाँ पर लोग बीमार होते हैं, गंदे पानी की वजह से आती है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक यहाँ पर घटना हुई है कि जो सीवर गैस की वजह से यहाँ पर उन्होंने ऐसी जो कहते हैं कंटामिनेटेड वाटर की वजह से एंड एयर की वजह से एक ही परिवार के सभी सदस्यों को बड़े दुर्घटनापूर्ण उनकी मौत हो गई और उनके आसपास के लोगों की मौत हो गई। इस और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं है, लोगों को मुआवजा नहीं, पीछे सिलेंडर कांड हुआ। तो ये सारी कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार यहाँ पर होता है, जबकि जो राज्य की इकोनॉमी है उसको डेवलप करने के लिए यहाँ जो ये साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर माइग्रेंट लोग हैं, यहाँ पर डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, इंजीनियर भी हैं। तो हम कहेंगे कि हर स्तर पर यहाँ का जो रेजिडेंट है लुधियाना साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो पंजाब के निर्माण के लिए कार्य कर रहा है। अभी आपने एक पृष्ठभूमि का प्रश्न पूछा कि जब यहाँ पर पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्थापित हुआ तो चाहे उत्तराखंड के लोग थे, पहाड़ के लोग थे, जिनको चढ़ने की बड़ी आसानी थी तो वो बिजली बोर्ड में आए। फिर इसी तरह जब यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब आया, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट था, बॉर्डर स्टेट की वजह से सेंटर ने कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ दी, तो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जब लेबर की ज़रूरत थी तो यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार का
जो था, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने भी जो साउथ अफ्रीका में आंदोलन किया था गिरमिट मजदूरों के लिए किया था, वो मजदूर कौन थे? वो उत्तर प्रदेश और बिहार के वही लोग थे जिन्होंने वहाँ का राष्ट्र का निर्माण किया। उसी तरह हमारे लुधियाना का जो मैनचेस्टर है, यहाँ पर हौजरी है, साइकिल इंडस्ट्री है, फोकल पॉइंट है, लोगों ने छोटे छोटे अपने घरों में फर्म्स लगा रखी हैं। तो ये वही लोग हैं जो हमारे देश की आर्थिकता को मजबूत कर रहे हैं, जो यहाँ की अलग चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। और जो यहाँ की डेमोग्राफी, जैसे कि भाई ने बताया, एक बात मैं सोशल सिक्योरिटी की भी आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो लोकल लीडर हैं, अगर यहाँ का इनके बीच में से कोई लीडर इनके समस्याएं सुनता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से उसके ऊपर FIR दर्ज कराई जाती है। वो झूठी हो सच्ची हो उसके बीच में नहीं जा। हर पार्टी का हाल है, हर पार्टी का हाल है जी। ये मेरे भाई हैं, छोटे भाई संदीप शुक्ला जी, ये सोशल वर्कर है, मैं इनका एडवोकेट हूँ। इनके ऊपर 7 मुकदमे बिना कारण के इन्होंने दर्ज करा दिए। तो अभी मेरी पत्नी को, मेरे पिता को, मेरे भाई को, यहाँ तक कि दूध पीते हुए बच्चे को भी मेरे हवालात में जेल में रखा गया। और सिर्फ किस तरह के मुकदमे चल रहे, थोड़ा बताइए। मुकदमा ऐसा है कि यहाँ के विधायक राजेंद्र पाल कौर छीना, पानी की समस्या को लेकर लोग मेरे पास आए, मैंने चुनाव लड़ा, मैंने आपसे पहले बताया। थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, आपने कब चुनाव लड़ा? 2018 में मैंने आजाद चुनाव लड़ा था, मैं हार गया था। 2017 में जी नहीं, विधानसभा 18 में। अच्छा, पार्षद काउंसलर का चुनाव मैंने लड़ा था। मैंने अपनी समस्याओं को लेकर विधायक से बात की। विधायिका का जो तरीका था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फ़ोन बार बार कट किए, तो मैंने अपने लोगों को ले जाकर वहाँ पर बैठ कर बात करनी चाहिए। उन्होंने पुलिस बुलाई, फोर्स बुलाई, कहते अरेस्ट करो। अच्छा। अब वहाँ मौके का SHO कह रहा है जी केड़े बेस पे अरेस्ट करिए। तो एक औरत है, किरदार अच्छा नहीं है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। पैसों पे बिकने वाले कुछ भी कर सकते हैं। उसको खड़ा कर कर वहाँ पर उससे बयान दिलवाया गया। एक दिन पहले पुलिस की हत्या में यूपी से गैंगस्टर एक फरार आया था, जिसको मैंने अपने हाथों से पकड़ के दिया। मेरे CCTV में रिकॉर्ड है। एक गैंगस्टर पकड़ के दिया, 3 स्नैचर पकड़ के दिए मैंने। आप ये देखिए कि मैं पुलिस को 3 तारीख को गैंगस्टर पकड़ के दे रहा हूँ, स्नैचर पकड़ के दे रहा हूँ, मुझे पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। और जब मैं छीना के यहाँ धरना देता हूँ विधायक के यहाँ, तो पुलिस मेरे पर FIR क्या करती है कि 23 तारीख को, पिछली 23 तारीख को मैंने कहीं गोली चलाई है, जबकि मैं उस दिन वकील साहब के साथ था, अपने केस को लेकर डिस्कस कर रहे थे, जो पुराने केस थे मेरे पे। तो आप देखिए कि सरकार कैसे गुंडागर्दी है कि आप अपनी मांग रख नहीं सकते हो, कह नहीं सकते हो। अगर आप कहोगे तो आपके ऊपर मुकदमा। और मेरे मुकदमे में आप देखिए, मेरी एक गाड़ी क्रेटा जो मेरे भतीजे की थी, उसको घर से उठा के नाजायज हिरासत में रखा गया तकरीबन 7 दिन, जिसको छोड़ने के लिए SHO अमरिंदर सिंह डाबा के 50,000 रुपये लेते हैं, सबूत है अपने पास। दूसरी बात, मेरी पत्नी को 8-10 महिला मुलाजमों के बीच में रखा जाता है कि जैसे वो गैंगस्टर की पत्नी हो। मेरे बच्चे को, मेरे पिताजी यहाँ खड़े होंगे, कहाँ है पिताजी? मेरे पिताजी खड़े, इनको ले जाकर एक जलील करना, मेरे भाई को ले जाकर उसके पैरों में हथकड़ी बताएंगे आपको। मैं बताऊंगा। तो इनको ले जाकर वहाँ। ये कितनी पुरानी बात होगी अंकल जी? 1 साल पुरानी। ये तो साल पुरानी है। 1 साल पुरानी हो गई। मैं बताता हूँ उसकी। असल में जबकि ये बात बता रहे हैं, उस दिन ये मेरे साथ थे, सारा दिन मेरे साथ थे। तो मैं ये मैंने एफिडेविट हाई कोर्ट में भी दिया है कि संदीप शुक्ला मेरे साथ थे। इनकी पत्नी को हिरासत में रखा। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विक्टिमाइज हो जाते हैं लोग, जो हमारे सामाजिक और आर्थिक और प्रशासनिक हमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, जो भी आवाज़ उठाता है हम सब इसके विक्टिमाइज हैं। अंकल जी, आप मुझे अपने बारे में बताइए, आप यहाँ कब आए थे? 1982 में हम आए थे। 1982 में आप आ गए थे? और कैसे आए थे? मतलब आपसे पहले भी कोई रहता था या आप ही अकेले? पहले 1982 में आए थे। कैसे आना हुआ आपका? ऐसे मैं 10वीं पास किया था जी। उसके बाद 2 महीने टाइम था, तो मैं क्या चलो मैं बाहर जाके आऊँ। अच्छा। यहाँ आए तो हम पहले जगरामा में रहे, वहाँ प्रिंटिंग। किसने बताया आपको कि इधर आइए? आपको कैसे पता लगा इस जगह के बारे में? हमको ऐसे पता लगा कि लुधियाना में उधर रहते हैं, वहाँ होकर आते हैं। हाँ, ये तो घूम फिर लेंगे, कोई काम मिल जाएगा। तो यहाँ आए तो प्रिंटिंग प्रेस पे काम किया, 1 साल किया हमने। यहाँ पंजाबी भी आ गया और हिंदी भी आ गया, इंग्लिश भी आ गया। इंग्लिश तो चलो पढ़े थे। तो अब आप पंजाबी बोल लेते हैं? बिल्कुल पूरा टोटल लिख भी लेते, पढ़ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ की एक भाई दुख है कि एक शब्द जो ना भैया शब्द कह के जलील करते हैं, और कुछ परेशान नहीं लगता है। कहीं भी जाओ फट से अलग कर लेंगे, वो भैया भी आए पीछे। तो ये भैया यहाँ पर जितने पूर्वांचल से ज्यादातर लोग आए हुए हैं, उधर आप मान के चलिए कि बेइज्जत करने के लिए, जलील करने के लिए भैया बोल देते हैं। और हाल ये है, और हाँ भाई, और हाल ये है कि यहाँ पर मतलब मैं 2012 में चंडीगढ़ से पहली बार बाहर गया दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए। तब तक इधर बिहारी इस इंटेंशन से बोला जाता था जैसे कोई गाली हो।
जैसे अगर कोई व्यक्ति ने कुछ गलत काम कर दिया या कुछ बुरा काम कर रहा है या कुछ बोलना, तो उसे बोलेंगे अबे तू बिहारी है क्या। तो यहाँ पर रेसिज्म उस कदर तक नॉर्मलाइज कर दिया गया कि वो लगता ही नहीं है बुरा। जब मैं भी यहाँ से बाहर गया और फिर मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द बिहार से बहुत बच्चे आए हुए रह रहे हैं, तब मुझे समझ आया कि किसी को क्या महसूस होता होगा। हम लोग जब बोलते हैं भैया तो कहते हैं बड़े हैं लोग भैया, अच्छा लगता है अपने बिरादरी के। और जब इधर के लोग बोलते हैं तो उनको ये उनके मन में होता है कि भैया, जैसे उनके यहाँ कोई नौकर चाकर हो ना, उनका नाम रखे हो रामू श्यामू या भैया कहते हो, इस तरह भैया कह के पुकारते हैं, ओ भैया इधर आए। यानी जो छोटा तो काम। अंकल, आपने ये कैसे डिसाइड करा कि फिर आपका परिवार यहीं रहेगा और यहीं कंटिन्यूसली रहता रहेगा? ऐसे किया कि हम जब यहाँ रहे तो हमको सबसे पहला परेशानी जब इंदिरा गांधी एक्सपायर हुई तब बहुत बड़ी समस्या हुई। 15 दिन तक यहाँ कुछ नहीं मिला खाना। बताइए थोड़ा उसके बारे में। तो पहले 2 साल नौकरी। 31 अक्टूबर 1984 को 1984 की बात है। 12 बजे के टाइम पता लगा कि इंदिरा गांधी का मौत हो गया, गोली मार दिया। उसके बाद बिल्कुल कर्फ्यू लग गया, शाम तक कुछ नहीं, सब फौज लग गए और बहुत हंगामा हुआ। 1 महीना तक कोई किधर जा नहीं सकता था, कर्फ्यू लगा था। 15 दिन तक तो कुछ मिलता ही नहीं था खाने पीने को। लेकिन वो 15 दिन निकाले, घर पे लोग कथा पूजा पाठ रखे थे, मेरे बच्चे वापस आ जाएं, हैं। तो जब यहाँ से गए तो 1.5 साल में रहा वहाँ, फिर मैरिज हुआ। अच्छा, तब तक आप अकेले रहते थे? और हाँ। कहाँ के, उधर कहाँ के रहने वाले हैं आप? उधर बलरामपुर के रहने वाले। अच्छा। फिर 85 में शादी हुआ, फिर यहाँ फिर अकेले आए। अच्छा। 87 से हम फिर वाइफ को ले आए। फिर हमने सोचा कि अब खर्चा कहाँ चलेगा, तो मैं न्यूज़पेपर का काम सवेरे अपने आप घंटा घर चले गया। अच्छा। उस टाइम 75 रुपये वो मिलता था, 300 या 375 में हम फैमिली समेत रहते थे। अच्छा। फिर 92 में मेरा बड़का एक बेटा पैदा हुआ। जब बेअंत सिंह ने माहौल सुधारा है, वो उग्रवाद और KPS गिल 8% वोट पड़ा था, कांग्रेस ने जीता था उस टाइम। तब वो माहौल सुधारा था। उसके बाद बेअंत सिंह का भी मतलब उनकी भी हत्या हो गई। उसके बाद तो आपने मतलब आपके उधर के लोग कभी बोलते थे कि तुम उधर ही क्यों रहने लगे हो, वापस कब आओगे, या मन बना चुके थे कि अब यहीं रहना है और अपने साथ किसी और को भी लेकर आए? ऐसा कि अब तुम यहाँ गांव बसा लिए। गांव बसा लिया। अच्छा। और थोड़ा भाई एक बहुत बेसिक सा सवाल है कि उधर के मुकाबले यहाँ खुशहाली ज्यादा है या एक बराबर ही है दोनों? बराबर जाते आते शादी ब्याह में। यहाँ हम कम से कम 50 परिवार होंगे, तिवारी, मिश्रा, शुक्ला, पांडे, सब। इधर जब आए पूरा परिवार यहीं बस गया, सब एक साथ। 96 में इधर आए, फिर अकेला घर था मेरा। अच्छा। लेकिन हम जिसको भी उधर से ले आए, विश्वकर्मा कॉलोनी ढोलेवाल से, सब अपने इधर आके फिर इधर ही। अब आप लोगों का आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब यहाँ का बन गया? प्रूफ टोटल है, कोई ऐसा चीज है कि प्रूफ यहाँ ना हो। जो कागज पत्तर बनना है अब सब यहीं का है, वहाँ का कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं, जमीन का है। पिताजी एक्सपायर कर गए तो मेरा नाम वहाँ आया। आप सरदार जी, मुझे आप अपने बारे में बताइए। आप इकलौते सिख मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, या कम से कम जिन्होंने पगड़ी पहनी है। अपना परिचय दीजिए और मुझे बताइए कि आप अभी यहाँ पर कैसे हैं। एक्चुअली मैं भी बीजेपी पार्टी से, मैं न्यू जनता नगर मंडल प्रेसिडेंट हूँ। मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ। अच्छा। और आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं, लुधियाना के रहने वाले हैं। तो अभी इस एरिया में कैसे कोई प्रचार कर रहे हैं, इस वजह से हैं या कैसे? प्रचार भी है और मेरे दोस्त भी हैं, शुक्ला जी। अच्छा। आज इनके यहाँ पे आना हुआ था। अच्छा। तो हाँ, तो आप आ गए। बिल्कुल। तो आप लुधियाना में ही रहे हैं। ये जो डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, भेदभाव की बात, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? होता है, नहीं होता है, और किस हद तक होता है? होता है, पर ये गलत बात है। आज हमारी जो इंडस्ट्री है, ये सारी हमारे इन भाइयों के ऊपर ही डिपेंड है। जो यूपी बिहार के जो इतने भी भाई हैं, उनके ऊपर डिपेंड है। अगर आज वो जहाँ चले जाएं तो यहाँ पे सारी इंडस्ट्री बंद हो जाए। क्योंकि आज हमारे पंजाब की मंदभागी ये घटना है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सारे बाहर जा रहे हैं और यहाँ पे काम करने वाले नहीं हैं। तो इन्हीं भाइयों की तरफ से ही हमारा काम चल रहा है। तो आप जो बयान आ रहे हैं इनके रिगार्डिंग, वो बड़ी मंदभागी हमें कहते हैं घटना है, वो नहीं होना चाहिए। हम लोगों में शादी ब्याह में जो 1 महीने के लिए चले जाते हैं लोग, तो यहाँ फिर भी फैक्ट्री में ताला लटक जाते हैं कि आएंगे तब खुलेगा, लेबर है नहीं, चली गई। जरूरत इतनी है लेकिन फिर भी भेदभाव जारी है। उधर शादी ब्याह होता है, लोग सब चले जाते हैं गर्मियों में। फिर यहाँ पता लगता है लेबर है नहीं, बंद है, जब आएंगे तो। अच्छा, आप मेरे को कोविड का दौर बता सकते हैं? कोविड में आप लोग यहीं रहे या आप में से कुछ लोग वापस गए? थोड़ा उसके बारे में बताइए। जब लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में तो हम यहीं थे। चूँकि मैं यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई था। अच्छा। तो फिर भी हम लोग अपने घरों में ही लॉक रहे। मैं भी रहा, मेरे बच्चे भी रहे। और मैं पूर्वांचली समाज को बिलोंग करता हूँ। मेरे पूर्वज जो हैं अयोध्या के हैं। मेरी एज आज की डेट में 61 ईयर्स है।
और जैसे भाई साहब ने खूब अच्छा मेंटेन किया हुआ है खुद को, बिल्कुल लग नहीं रहे। मेरे भाई साहब ने जैसे अभी शुक्ला जी ने कहा, तो मेरे फादर साहब आए थे। अब आप इस चीज़ को इमेजिन करिए कि ये 82 में आए थे और 82 में हमने इस एरिया में घर बनाया था, हम सिटी में रहते थे। तो कहने का मतलब है हम अभी मेरे पास ग्रैंड डॉटर भी है, ग्रैंड सन भी है। तो कहने का मतलब हम चौथी पीढ़ी में चल रहे हैं इस समय। और इस धरती के लिए, ये धरती सनातनियों की है। सनातन का मतलब ये नहीं है कि मात्र हिंदुओं की है, इसमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, जैन सभी हैं और ये सभी का बराबर पालन पोषण कर रही है। और हमारे स्पेशली जो हम यूपी और बिहार, स्पेशली यूपी और बिहार, जैसे भी भाई साहब ने कहा, भैया कहना वेरी गुड, बहुत ऑनरेबल शब्द है। बट जब डिग्रेड कर दिया गया, इसको कहा ऐसे जाता है, द वे यू से कि भैया, ओए भैये इधर आ, सो वो चीज़ है, वो कहीं पे हमें मन और मस्तिष्क में हिट करती है और हमें डिग्निफाई करती है कि हम एक सेकंड उसमें चले जाते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे बाहर बैठे लोग कि अगर किसी भैया को भैया ना कहें तो यहाँ क्या कहते होंगे, तो यहाँ पर यूजुअली पाजी कह देते हैं, अंकल कह देते हैं। मतलब अगर आप किसी रेडी पर भी गए हो कोई काम कराने, अगर वो पंजाबी है मूल रूप से और अगर आपने उसे भैया बोल दिया, वो थोड़ा ऑफेंड हो जाता है, थोड़ा सा बुरा महसूस करता है। तो आप उसको भाई बोलो, पाजी बोलो, वो सब चलेगा, लेकिन भैया मत बोलो। मतलब वो इतना डेरोगेटरी बना दिया गया है यहाँ पे। एक चीज़ मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, जो हमारे पूर्वज यहाँ माइग्रेट हुए, माइग्रेट मतलब अब जैसे भाई साहब ने कहा या मित्तल जी ने कहा या हमारे रावत जी ने कहा कि माइग्रेशन का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए कहीं गए और चले आए, जैसे आउट ऑफ द कंट्री चले गए, श्रीलंका चले गए, यूरोप चले गए, जहाँ भी चले गए, तो वो तो हो गया माइग्रेशन हमारी अपनी ओन स्टेट से। लेकिन हम अपने ही विदिन अपनी कंट्री में रहते हुए और इधर से उधर अगर हम किसी काम से आते जाते हैं तो हमें माइग्रेट मतलब प्रवासी कहना, ये हमारे लिए नहीं, समस्त भारतीयों के लिए बेइज्जती है। ये समाज के लिए ही बेसिकली बुरी चीज़ है, बेसिकली सबके लिए। और जो हमारे पूर्वज यहाँ आए थे जब, तो मैं आपको बता दूं कि ये लुधियाना जो शहर है आज मेट्रो सिटी है, ये मेट्रो सिटी मेरी आंखों के सामने 80% से ज़्यादा मेरी अपनी आंखों के सामने बसी है। मैं इस मिट्टी में खेल के पढ़ के, मेरे इनके बराबर बच्चे हैं। तो सवाल ये है कि मैंने इस चीज़ को ऐसे देखा, और उसमें ये नहीं कहूँगा जो लोकल्स हैं उनका योगदान है, डेफिनेटली उन्होंने सृजन किया और हमारे लोगों ने उसको पोषित किया और हमने उसको बढ़ाया, फैलाया और अपना समझ के आज हम भी पूरे के परिवार ही, हम सब समझिए एक ही परिवार है। तो 3rd 4th जनरेशन में हम लोग रह रहे हैं। अब मैं 63 का बॉर्न हूँ, तो मेरे फादर समवेयर 52 या उसके आसपास यहाँ आए थे। तो सवाल ये है कि हमने इतने सालों से रक्त से, उन्होंने हमारे बाप दादा ने इसको अपने रक्त से, अपने पसीने से सींचा है यहाँ पे और इसको प्रफुल्लित किया, समृद्धि दी है हमने। सवाल ये है कि हमने कब अपनाएगा उस चीज़ को, जब ये कहना छोड़ेगा कि आप बाहर से आए। तो सवाल ये है कि आप हमें बाहरी क्यों कहते हैं? बाहरी तो आप रोहिंग्यास को कहिए बाहरी हैं, या और बहुत ऐसे जो इन्वेडर्स हैं उनको बाहरी कहिए, ठीक है, वो अच्छा लगता है। लेकिन आप अपनों को ही बाहरी कहेंगे तो ये कहाँ तक मतलब जायज़ है और कहाँ तक ये मतलब। और चूंकि अभी जैसे आपने भाई साहब से एक सवाल किया था कि यहाँ डेफिनेटली चीज़ें उन्नत होती हैं जगह से जगह, जो हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये कंपैरेटिवली हमारे पूर्वांचल सिस्टम से ज़्यादा प्रफुल्लित है, प्रोग्रेसिव है। यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ डिजास्टर था, कुछ सरकारों ने पिछली, और ये तो बड़ी बेसिक नेचर है कि जिसको जहाँ लगेगा कि ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकती है वो वहाँ मूव करेगा। मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ, चंडीगढ़ बहुत अच्छा शहर है ना, सब रिसोर्सेज हैं, पर मुझे लगा कि मेरी नौकरी बेहतर नोएडा में हो सकती है, तो मैं यूपी में रह रहा हूँ। देखो, अब एक पंजाब का लड़का यूपी में रह रहा है, मुझे तो कभी कोई वहाँ नहीं कहता कि तू पंजाबी कहाँ से आ गया या क्यों आ गया। तो वो अडेप्शन है, वो बहुत ज़रूरी है। आप अंकल मुझे थोड़ा सा इस बारे में बता सके कि आपने अपनी लाइफ में ऐसी कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करी जितने साल आप यहाँ पर रहे? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नाम सत्यप्रकाश सिंह है जी। मैं गुण मिलंगर रहता हूँ, गुण मिलंगर में जी। हमारे काफ़ी दोस्त, हमारे प्रेमी, बहुत साथी हैं जी। कई जगह ऐसे बैठे होते हैं जो शब्दों का, जो भाई साहब ने बताया, बहुत जगह सुनने को मिला है, बहुत निंदनीय है। हम ऐसा सुन लेते हैं, हमारी कमजोरी कहिए या मानसिकता छोटा कहिए,
बट समय ऐसा आ गया है कि जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है, एकता होने की बहुत ज़रूरत है, समय के साथ एक साथ चलने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। चलिए, यहाँ पर देखिए कुछ लोग खड़े हैं जो बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और मुझे ऐसा बताया कि और कोई पार्टी के लोग तो यहाँ नहीं है। अगर कोई है तो बता सकते हैं ना। ये बीजेपी पार्टी से, तो इनमें लीडरशिप है ना। ये लोगों को जाकर इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप इनको वोट दीजिए, उनको वोट दीजिए। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं इस वक्त कि इनकी लीडरशिप स्किल आम लोगों के कंपैरिजन में थोड़ी बेटर होगी। तो मेरा एक बहुत बेसिक सा सवाल है, जिस रेसिज्म की ये लोग बात कर रहे हैं वो ख़त्म कैसे हो सकता है, या वो यहाँ पर कम कैसे हो सकता है? मतलब जिन लोगों ने यहाँ पिछले 40 साल 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, वो कैसे जा सकता है? जाएगा भी या नहीं जाएगा? थोड़ा ये बताइए, अपना परिचय भी दीजिए। सबसे पहले मैं पूर्वांचल से हूँ। मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है। मैं 1994 में सर यहाँ पर आया था। मेरा उस समय उम्र 14 वर्ष का था। 10वीं क्लास पास करके आया था मैं। घर के बड़े बेटे होने की वजह से हमारे सर पर जिम्मेवारी आ गई। मैं 1994 में 14 वर्ष का आया, यहाँ कारोबार किया। उस समय कारोबार करते करते मतलब यहाँ मेहनत करके हम लोग कमाते थे, और यहाँ सभी यूपी बिहार के जो लोग एक साथ हम लोग रहते थे। कई तो किराए पर रहते थे, कई मतलब जुग्गी बना कर रहते थे। मतलब उस समय उतनी तनख्वाह नहीं थी। जब मैं आया था मात्र 2 महीना काम किया था। यहाँ पर कंपनियों में 500 रुपया महीने का खर्चा मिलता था, पूरे महीने का 500 रुपया मिलता था। उसमें हम लोग अपना टाइम पास करके और अपना घर भी चलाते थे। तो यहाँ पर रहते रहते मतलब हालात सुधार हुई। जैसे जैसे पंजाब बढ़ता गया वैसे वैसे हम लोग भी बढ़ते गए। मतलब बराबर का हिस्सा हम लोग मेहनत करके इस पंजाब को आगे बढ़ाया है। हम लोग पंजाब को उस समय से बढ़ाया है जिस समय यहाँ पर नाली सीवरेज नहीं था। हम लोग खुई खोल के लैट्रिन का उसमें बना होता था, जुगी डाल के बुरे डाल के हम लोग। और आज उस समय जब प्रॉपर्टी का जैसे डीलर लोग होते थे कि आओ भैया जी आप हम आपके एरिए के हैं और बेटा आप लोग ले लो ज़मीन ले लो। मैं कहा सरदार जी हम ज़मीन कैसे ले लेंगे? तो यार कोई टेंशन नहीं, आप 4 साल 5 साल में चुका दो। तो आज हमारे यूपी बिहार के लोग उस सिख समाज हमारा मतलब बहुत ही इनका आभार है, जो हमें 4-4 साल का 5-5 साल का 6-6 साल का किस्त देकर हमें यहाँ पर ज़मीन का मालिक बनाया, घर का मालिक बनाया। लेकिन अब राजनीतिक तौर पर जो नेता लोग हैं वो ऐसे ऐसे भाषण देकर हमारे समाज को क्षति पहुंचाते हैं। और उस क्षति पहुंचाने के साथ साथ जो हमारे प्रवासी भाई लोग तो कहते प्रवासी नहीं है, हम तो इसी देश के हैं। कई ज़बान में से आते हैं। लेकिन जब दुख लगता है, जब कोई नेता जब ऐसी शब्द करता है अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, जब ऐसे बयानबाजी करता है, तो उस समय हम लोग राजनीति पर नहीं होते हैं, हम अपने समाज के साथ खड़े होते हैं। हालांकि मैं बहुत अभी राजनीतिक में मुझे उतना नहीं है ज्ञान, लेकिन जब मैं ऐसी सब चीज़ों से हार के तंग आके आया कि जो भी पार्टी आती है पूर्वांचल का वोट चाहिए, उनको पूर्वांचल का वोट चाहिए। लेकिन वो पूर्वांचल की भाई, उस पूर्वांचल के समाज की बेटी को अगर शादी करना है तो उसमें कोई सहयोग नहीं देगा। अगर उसके परिवार के साथ कोई धोखा हो गया तो उसमें कोई साथ नहीं देता। तो ऐसे ऐसे है अनदेखा। आपको लगता है कि कोई लीडर आकर खड़ा नहीं होता? आपने जितनी बातें कही मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। आपने बिल्कुल 100% सही बात कही। पर मेरा ये कहना है कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट जो यहाँ पर हैं वो राजा वड़िंग के यहाँ पर आने को कह रहे हैं कि आप तो भारी हो, आप यहाँ चुनाव क्यों लड़ने आ गए? तो यह बात आपको अफेक्ट करती है कि फिर तो राजा वड़िंग भी भारी नहीं होने चाहिए? वो तो आए गिद्दड़बाहा से और यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको जो भारी का टैग दिया जा रहा है, आपको लगता है कि वो बिट्टू गलत कर रहे हैं? फिर बाहरी नहीं कहा जा सकता, वो गलत है, ये है ना, नहीं गलत है। क्योंकि एक सूबे में, वैसे तो एक देश ही है पूरा, सूबे में वो कह रहे हैं, तो आप खुद जब बाहर से आके कई साल पहले बसे तो आपको लगता है कि वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोई ऐसा भी है कि जो स्कूल कॉलेज में बच्चा पढ़ता हो? फिलहाल आप पढ़ते हैं, क्या नाम है आपका? राहुल गुप्ता। कौन सी क्लास में है? +2 में है। मेरे को बताइए कि जिस स्कूल में आप जाते हैं वहाँ पर ज़्यादातर जिनको कोट अनकोट प्रवासी कहा जाता है वही बच्चे ज़्यादा हैं, या अलग अलग वर्ग के? अलग प्रवासी हैं, सब प्रवासी हैं। हाँ जी। तो अलग से कोई स्कूल बना हुआ है उनके लिए? नहीं जी। तो फिर ऐसा क्यों है कि उधर सब प्रवासी ही रह रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं? मेरा मुद्दा ये है जब हम यूथ हैं, आज के यूथ हैं, यूथ होने के बाद जब हम 300-400 की दिहाड़ी अगर आज का यूथ कर रहा है तो ऐसी सरकार होने का क्या फ़ायदा है? एक मुद्दा उठाया जाए, अगर आज का यूथ, उसका फ्यूचर क्या बनेगा?
अगर आज का यूथ 300-400 करके रोजगार मांग रहे हैं आप उनसे? रोजगार मांग रहे हैं उनसे। कांग्रेस सरकार कह रही है 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं। 30 लाख सरकारी नौकरियों में से उनके तो आधे बंदे अपने हैं। पहला मुद्दा ये हो गया। दूसरा मुद्दा ये हो गया कि जब अगला 300-400 रुपये दिहाड़ी कर रहा है बंदा, ई रिक्शा अगर निकलवा रहा है जो भी है, ठीक है, ई रिक्शा निकलवाने के बाद बंदा अपना गुजारा कैसे कर लेगा? 100 रुपये की बैटरी लेगा अपना, ठीक है, 100 रुपये अपने भी जेब खर्च होते हैं, ठीक है, 2 समय क्या है परिवार अपना घर चला सकता है? ये मुद्दा नहीं है। ये ऐसा होना चाहिए कि आज की यूथ को देखा जाए ताकि वो अपना भविष्य बना सके आगे। क्या नाम बताया आपने? राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता। राहुल, अब मतलब आपने जो बात कही मैं उससे एग्री करता हूँ, पर इसमें एक एडिशन है कि जब हम इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि हमारे को किसी तरीके से नौकरी मिल जाए, इसके पैरेलली एक और कोशिश की जानी चाहिए, बहुत से लोग करते हैं, वो है स्किल सेट। कि मेरे अंदर कोई ऐसी स्किल हो जिस वजह से मुझे नौकरी मिल सके। सरकार को ये इंश्योर तो करवाना चाहिए कि किसी तरीके से आपको नौकरी मिले, बट पैरेलली हमारे को भी, जैसे वो कहा गया कि आप इंडिपेंडेंट होइए, आप अपना कुछ रोज़गार शुरू करिए, जिसके तहत कई सारे लोग हैं, एक ये भी बात कही जाती है। तो आपको ऐसा महसूस होता है क्योंकि आप यूथ हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, कि अब जब आप आगे ग्रेजुएशन में जाएंगे मुझे अपनी किसी पर्टिकुलर स्किल पर काम करना होगा। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि मैंने बैचलर्स की डिग्री ले ली है और मेरे पास डिग्री है फर्स्ट डिवीज़न की, मुझे नौकरी मिल जाए। इसके अलावा मैं कोई वोकेशनल कोर्स करूँ, कोई एक एडिशनल लैंग्वेज सीखूँ, जिसकी वजह से मेरी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं जॉब की या प्रोग्रेसिव होने की, वो बढ़ जाए। मैं तो सर कह रहा हूँ अगर बंदे के पास अपना मुद्दा है, ठीक है, अपना रोजगार चलाने की उसके पास कैपेसिटी है, तो वो तो अपना खोल सकता है। लेकिन गरीब मजदूर क्या करेगा? 12-12 घंटे करके नौकरियां आती है, घर पे लाइट नहीं होती हैं, ठीक है, आजकल समस्या है, पानी की समस्या है इतनी, लाइटें नहीं होती, बंदा चैन से सो नहीं पाता घर में। बताइए, ऐसी सरकार होनी चाहिए। ये जो बात कह रहे हैं, इसमें आप इसको ये ना मानकर चलिए कि सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं। जितनी इंडस्ट्रीज लगती हैं वो कितनी लगेंगी और कितना सर्वाइव कर पाएगी, ये भी सरकारों पर बहुत निर्भर करता है। जैसे जालंधर के बारे में अब कई दशक हो गए हैं सुनते हुए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ख़त्म होती जा रही है। तो जब वो इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है तो उसका सिर्फ ओनर तो ख़त्म हो नहीं रहा, जितने 100, 200, 500, 1000 लोग वहाँ रोज़गार करते थे वो भी जाते जा रहे हैं। तो सरकार का एक मेजर रोल तो इसमें ऑब्वियसली है ही। और मैं ये भी मानता हूँ कि जब हम ये लॉजिक देते हैं कि वो स्किल सेट इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आपको कहीं पर भी नौकरी मिल जाए कुछ, उसके लिए भी तो सरकार ही ट्रेन करेगी, क्योंकि बहुत सारे अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनके पास ये अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारे को इस चीज़ की ज़रूरत है, ये हमारे अंदर होगा तो इस वजह से नौकरी मिल जाएगी। आपने बहुत ज़रूरी बात कही, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। आप मेरे को ये बता सकते हैं कि इस पूरी लोकेलिटी में अभी ज़्यादातर मुद्दे क्या हैं, क्या लोगों को दिक्कतें आती हैं? और क्योंकि हमारे बीच में ज़्यादा मर्द लोग ही बैठे हैं, औरतों की क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? दिक्कतें बहुत ज़्यादा सर जी है। जैसे कि यहाँ तो पहले बात है जो पानी नहीं मिल रहा, किसी को टाइम से पानी नहीं मिल रहा यहाँ पर। यहाँ का पानी नहीं आता? पानी नहीं आता जी सर। ये जो एक ट्यूबवेल है, जो बना हुआ ट्यूबवेल है, ये इसमें बेरोजगार, ये बेदखल है, इसमें कोई नहीं है चलाने वाला। मेरे को थोड़ा बताइए कितनी देर पानी आता है यहाँ पे? पानी जब कोई अगल का सामने का मकान बनाया हुआ है, अपना निजी मकान बनाया हुआ है, उन्होंने चला दिया तो पानी मिलेगा, या कोई चाहकर चलाएगा तो पानी मिलेगा, नहीं तो वरना पानी नहीं मिलने वाला जी। पानी ये यहाँ का समस्या बहुत भारी समस्या है पानी की। और जब वो आता है तो साफ पानी आता है, अच्छा पीने लायक होता है? कभी कभी गंदा भी पानी आ सकता है जी, कभी कभार होता है, पर ज्यादातर ठीक आता है। और बिजली का क्या हाल है यहाँ पे? बिजली जी तो लगभग कटती भी है, पावर कर कुछ लग जाता भी है, कटता भी है, आता भी रहता भी है। वैसे मोर और लेस बेटर है, क्योंकि पंजाब में कहते थे, सुखबीर बादल कहते आ रहे कि हमारे इधर तो सरप्लस बिजली है, हम तो पाकिस्तान को भी बिजली दे दे, ऐसा कहा करते थे। यार ये तो गलत है। फैक्ट्री में पावर कट लग चुका है, अब यहाँ को कैसे दे रहे हैं वहाँ पर? फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं जी, वहाँ पावर कट लगे हुए हैं। सुमार को लगा, जिस इलाके में काम कर रहा हूँ सुमार को पावर कट है सर जी। पावर कट यहाँ पर कंटिन्यूसली चल रहा है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा है इस टाइम पानी की। ये गर्मियों में रहती है, सर्दियों में भी? इस टाइम हमेशा रहता है, हमेशा है, लेकिन इस टाइम तो इस समय कम से कम 20 दिन हो गया हमारे एरिया में, उधर सत्संग घर है फौजी चौक पे, कम से कम 20 दिन हो गया, एक दिन भी, 1 घंटे के लिए भी पानी नहीं आया। गुजर बसर कैसे कर रहे हैं आप लोग? सर किसी के पास बोर है, उनके घर पे गए हमने, 1-2 बाल्टी भर लिए, दूसरे दिन वो बोले भैया आप रोज रोज थोड़ी हम पानी देंगे। किसी दिन लाइट नहीं है, अगले का टंकी खाली हो गई, जिसके बोर है वो भी दूसरे दिन नहीं भरने। क्या फिर मोल पर पानी लाना पड़ रहा है? कैसे? बिल्कुल सर, टैंकर से आ रहा है पानी। क्या रेट पड़ता है टैंकर आपको? 600 रुपये सर। टैंकर में कितना लीटर पानी होता है उसमें? वही जो भी होता है 1000। जो पूरा वो ट्रैक्टर वाला टैंकर होता है उसकी बात कर रहे हैं? 2000 लीटर होता है सर। तो फिर वो मिलजुल कर सब पानी इस्तेमाल करते हैं, घर घर के लिए टैंकर? अपने अपने पर्सनली मंगाते हैं सर, आज जितना जरूरत है उतना। गिर गए लोग, इतने गिर गए कुछ कहने की बात नहीं। कम से कम 15 दिन हो गया मेरे मोहल्ले में पानी
कोई बात नहीं, बोलिए। सर इतने गिर गए हैं लोग, 15 दिन से ऊपर हो गए, मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा। इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ कहने की बात नहीं। कम से कम हमको पानी मिले, सब कुछ व्यवस्था मिले। तो ऐसा सिर्फ आपके एरिया में है जहाँ पर हम कह रहे हैं? वहाँ पे कंपटीशन है, किसी का बोर्ड लग गया बीजेपी का, किसी का कांग्रेस का लग गया, इस चक्करों में पानी बंद कर दिया गया। अगल बगल सारा पानी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जहाँ पर जिस पार्टी वाले ने अपना बोर्ड लगा दिया, तो जो प्रशासन है वो देखता है कि हमारा बोर्ड यहाँ लगा नहीं तो इनका पानी बंद कर दो। बस बिल्कुल यही राइट है सर। इससे हम आज 15 दिन से परेशान है इस चीज के लिए। तो ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के टाइम पे हो रहा है, इससे पहले कांग्रेस थी तब भी है? तो इससे पहले नहीं था सर, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं थी। इस टाइम बहुत ज्यादा दिक्कत आई है सर। लोकल एमएलए ने पानी बंद किया है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग लोकल एमएलए की जो नीति है उससे नियत और नीति से बहुत परेशान है। तो अगर वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी में जा रहे हैं, अकाली दल में जा रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं, वो यहाँ पर पानी बंद कर रही है लोगों का। तो ये जो इनकी नीति है, एक और तो भगवंत मान कह रहे हैं जी साडा रंगला पंजाब, दूजे पासे ਜਿਹੜੇ पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ कर रहे हो। लोकल एमएलए अगर उसकी पार्टी के लिए कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा, उस पर पर्चे डाल रही है, उनको बिजली मुहैया नहीं कर रहे, उनका पानी काटा जा रहा है। और ये आप सर्वे कर सकते हो कि अगर हम किसी बात को कर रहे हैं, R&D रिसर्च करके बोल रहे हैं, ये कोई आरोप नहीं है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये बात बोल रहा हूँ, किसी पार्टी का बायस्ड होने की बात नहीं कर रहा। किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते? मैं एक सोशल वर्कर होने के बेस से बोल रहा हूँ। फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर वी आर वर्किंग फॉर द बेसिक कम्युनिटीज ऑफ द पीपल ऑफ दिस एरिया। तो ये जो यहाँ का प्रशासन है, कानीवंड जिसको पंजाब में कहते हैं, वो कर रहा है। इसके बारे में हमारे भाई शुक्ला जी बताइए। अब आप मुझे बताइए कि इन्होंने सब तो बता दी कि क्या क्या दिक्कतें हैं, ये सुधरेंगी कैसे? वोट देने से सुधरेगी, कोई और तरीका होगा? मुझे थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्या सोचते हैं आप? मैं सर बताता हूँ। अपना परिचय भी दीजिए। मेरा नाम सुनील शुक्ला है सर, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। तो बात ये है कि ये जो हमारा पंजाब है, पिछले तकरीबन 10 साल से हम लोग पहले तो सेंटर सरकार से ही जुड़े नहीं, ठीक है, और उसके बाद जो सरकारें आई हैं उनके ताल्लुकात कभी भी सेंटर सरकार से अच्छे नहीं रहे, ठीक है। और जितने भी प्रोजेक्ट आए, अब जब आप जहाँ पर बैठे हो, दिस इज़ द सबसे बिगेस्ट स्लम एरिया माना जाता है। ये गैसपुरा जो है पंजाब का सबसे स्लम एरिया माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेहनती आदमी रहता है। 1,75,000 वोट जो पड़ी हैं सबकी, इतने बूथ्स हैं हमारे, ये मेहनती लोग हैं। इनके लिए आज आप सोच लो कि इतनी गिरी हुई बात सभी सरकारों के लिए कहूँगा कि आज अगर 2024 में भी हम और पानी और सीवरेज की बात कर रहे हैं तो सारी सरकारें ही यहाँ पर फेल हैं। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक कम्युनिकल सिस्टम हूँ। मैं कहता हूँ इस इंसान की वोट 2 ही हिस्सों पे होनी चाहिए, एक डेवलपमेंट पे और एक ग्रोथ पे। और इस टाइम पे हमें लुधियाने के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और जो डेवलपमेंट, क्योंकि मोदी जी के अलावा आप सरकार को अभी देख चुके हैं आप, और उनके जो कार्यगुजारी है, ये लोग 600 रुपए का पानी खरीद रहे हैं, ये उनकी भगवंत मान जी की कार्यगुजारी है। पर इसको फिर अब आप कैसे डिसाइड करेंगे? आप कह रहे हैं कि इससे पहले के जो लोग रहे उन्होंने काम नहीं कराया। रवनीत बिट्टू 10 साल से यहाँ पे सांसद है, अब रवनीत बिट्टू बीजेपी में चले गए हैं, तो अब तक कांग्रेस में थे, तो अब क्या वो रवनीत बिट्टू बीजेपी में जाके काम करा देंगे? ऐसा लगता है आपको? सर देखिए, बात ये है, ये एक पैरेलल एक सिस्टम है। मान लीजिए रवनीत बिट्टू जी अकेले एक हमारे एक चुन के गए हुए सांसद में मेंबर होंगे, ठीक है, वो पूरा का पूरा लुधियाना नहीं होंगे, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। और हम मोदी जी को अगर ये गिफ्ट करते हैं, हमारा लुधियाना अगर हम वोटिंग डाल के गिफ्ट करते हैं, ठीक है ना, तो एक बात तो मान लो कि सेंटर सरकार में ऐसी कई स्कीमें हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत है और एजुकेशन के तहत है, हॉस्पिटल हैं। अब यहाँ पर आप देखो, लुधियाने की इतनी आबादी है और एक सिविल अस्पताल है, और जहाँ पर ये जो गरीब बंदा अगर रात को चले जाए तो मेरे हिसाब से उनको बेड भी नहीं मिलेगा। हाल ही में बात भी की गई कि लुधियाना में पीजीआई क्यों नहीं है? पीजीआई के लिए पुश किया जाना चाहिए था, इतना बड़ा शहर है, इलाका है। और सर बात दूसरी चीज़, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ एजुकेशन है, और गर्ल्स की एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गर्ल्स की छोड़ो, आप रात को 10 बजे के बाद यहाँ से निकाल के देख लो, दिन में यहाँ पर लूट खसूट हो जाती है। सोशल सिक्योरिटी जरूरी है, सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल डेड है यहाँ पे। तो इन सब मुद्दों पे ये जो मौजूदा सरकारें हैं और पिछली सरकारें पूर्ण रूप से फेल हो गई हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक बार मुद्दा जो है, आप मोदी जी को जोड़ो। आप 1 मिनट मेरे पास आइए। क्या नाम है आपका? शंकर तिवारी। शंकर तिवारी, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, किस चीज़ का? जनरल स्टोर। जनरल स्टोर। अच्छा, आप भी इसी इलाके में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि आपके पास उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पहुंचा घर पे? नहीं, मतलब मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको घर पे गैस सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती? है लेकिन मैं लिया हूँ।
गैस सिलेंडर है आपके पास? कब से है? तकरीबन मेरे को रहते हो गए यहाँ पे 20 साल। 20 साल है, तो 20 साल से सिलेंडर है आपके साथ, काफ़ी पहले से है हाँ जी, आपके हाँ जी, पास। अच्छा, दूसरा जीवन बीमा योजना है कि किसी को कभी कोई दिक्कत आ जाए तो आप अस्पताल जाइए और इतने का आपको बीमा मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बारे में पता है आपको? नहीं, यहाँ पे मतलब अभी मिला नहीं मेरे को, मिला नहीं है आपको? क्योंकि यहाँ पे करने नहीं देते हैं लोग। अच्छा, उसके बारे में पता नहीं है आपको। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो कैसे तय करेंगे कि किसको वोट देनी है? हम तो बीजेपी को देंगे। कैसे, मतलब ये आपने कैसे तय किया? अच्छा काम किए हैं, यूपी से ले तक यहाँ तक, हाँ, मतलब नाम चलता है योगी बाबा का, हम तो उनके फैन हैं। योगी की वजह से आप बीजेपी को वोट हाँ देंगे? जी, हाँ जी। लेकिन योगी तो यूपी के सीएम है। सीएम यहाँ भी पीएम बनेंगे। अच्छा, मोदी के बाद योगी पीएम बनेंगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो इसकी तैयारी है क्या? हाँ जी, हाँ तो क्या ये सब लोग यही सोचते हैं? सबके तो फिर अब उस कायदे से वोट मोदी को देनी है, योगी को देनी है? मैंने बोल रहा था बोल रहे थे कि यहाँ सुधार हो सकेगा। मैं कहता हूँ हो सकेगा, क्योंकि समस्याएं जो हैं, जब हम पहले जब आए थे ना, तो हमारी जो है बहुत काफ़ी कम चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन जैसे जैसे हम जब विकसित हो रहे हैं, हमारी जो है ज़रूरतें जो है बढ़ रही है। आज जो है वोटर कार्ड, आधार कार्ड और जो है हम अपने बच्चों को खुशहाली के लिए, इन चीज़ों के लिए जब हम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ के जो पुराने जो राजनीतिक नेता थे वो आज भी हैं, लोगों ने उनकी आधार घिसक रहा है। पहले हम उन्हीं के नाम पर हम वोट देते थे, हम अपना अलग से वोट नहीं देते थे, हमारा कोई विचारधारा नहीं होता था। लेकिन अब हमारा विचारधारा है और उनसे अब जब हम अलग हो रहे हैं तो उनका जो है समस्या तो कब से है ये विचारधारा आपकी? ये लगभग जो है कम से कम 10 साल से लगभग शुरू। जब मोदी जी सेंटर में है तब से आप लोग बीजेपी को सपोर्ट करने हाँ लगे? जी। और उससे पहले अकाली दल और भाजपा एक साथ चुनाव लड़ता था? तब समस्या नहीं थी सर, तब इतना समस्या नहीं थी। तब जो है कांग्रेस के लोगों ने कभी कभी बोलते थे, लेकिन फिर भी समस्या नहीं थी। लेकिन आज जो समस्या हो गई कि इनकी राजनीतिक जो है, हम लोगों ने इनसे अलग हो रहे हैं, हम अपनी राजनीतिक पहचान बना रहे हैं, हमारी जो समस्याएं हैं उस समस्या के ऊपर हम आंदोलन कर रहे हैं, हम संगठित हो रहे हैं। इनसे उनके अंदर घबराहट पैदा हो रही है। इन्हें लग रहा है कि अब हमारे लोग तो जो है कहीं दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, अब यहाँ इन लोगों ने कर लेंगे। लेकिन साहब हम भारतवासी हैं और इस लिहाज से हम यहाँ सब कुछ चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से जब भारत के लोग, पंजाब के लोग दूसरे ऑस्ट्रेलिया में जाकर के तो उनकी भी एक्सेप्टेंस होती है। जी आप बताइए। वहाँ भी तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं लोग। मुद्दे दो हैं हम क्यों नहीं करें? जो कि जरूरी है। पंजाब में रियल स्टेट का कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है, जिससे कहीं ना कहीं सियासत भी अछूती नहीं है और बिजनेसमैन भी अछूते नहीं हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार, उनके भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ, जैसे पीछे राज कुंद्रा वगैरह का भी नाम आया। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो ये वितकरा है या सौतेलापन है ये हम लोगों से, वो इसलिए है क्योंकि हमारे 30 गज 50 गज के मकान हैं और इसमें मैं खुद रजिस्ट्रियाँ करवाता हूँ, मेरे पास सबूत हैं। खुद मैंने रिश्वत देकर, क्योंकि अगर ना देंगे तो लोन का टाइम निकल जाता है, 25-25, 30-30 हज़ार में अभी आप कहो मैं फ़ोन मिलाता हूँ और फ़ोन मिलाकर मैं बंदे से आपके सामने पूछूंगा कि आपने 20 गज की रजिस्ट्री के कितने पैसे दिए, तो वो बंदा बताएगा कि 20 गज की रजिस्ट्री के मैंने कितने पैसे दिए। रवि सुनो 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 सुनो, जो 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 मुद्दे बताइए। 50,000 रुपये, 50,000 रुपये उनसे आपकी बोला। दुकान थी? दुकान की एक जगह ली है जो 27.6 स्क्वायर गज है, स्क्वायर फीट है। अच्छा। जिसका जो है रजिस्ट्री का 50,000 रुपये, मैंने बोला 500 रुपये छोड़ दो, कहते छूटेगा नहीं, बढ़ जाएगा, छूटेगा नहीं। और ये कब की बात है सर? अभी ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 महीने की बात है। अभी फिर एक जगह रजिस्ट्री के लिए हमने रोक ही दिया, वो कहते भाई 60 से 55 नहीं लगेंगे, आप करवाओ ना करवाओ। अच्छा, दूसरी बात भगवंत मान ने लाइव होकर 6 महीने पहले चैनलों पे स्टेटमेंट दे दी। ये बंदा फोन उठाया तो स्टेटमेंट दी कि कोई बच्चा, कोई धी भैन, कोई भी हनेरे विच नहीं रहेगा। पांडे जी खड़े मेरे पास, पांडे जी की वजह से मैं जेल गया था। इन्हीं का इलाका हीरो सुमर नगर है। पांडे जी कहाँ है ये इनसे पूछिए। वहाँ अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग वहाँ आएंगे, और 1-2 नहीं, कम से कम मैं कह रहा हूँ 5-7 हज़ार घर होंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि समरसीबल ना लगाए जाएं। मैं आपको अभी आपको 10 समरसीबल दिखा देता हूं। सरकारों से तंग नेता कोई सुनवाई नहीं करते, हमसे सौतेला व्यवहार। हमें पानी पीने के लिए अकेले घर में वहां समरसीबल हीरो सुमन नगर में लगा हुआ है, जो कि मजबूरी है, क्योंकि पानी के बिना जीवन नहीं है, पानी के बिना तो मर जाएगा। तीसरी बात, पंजाब में दंगे हुए, वो दंगों का एक कारण है। कोई भी सरकार आ जाए, चाहे अकाली दल की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी सरकार हो, समस्या एक है कि ना तो सेवा है, ना सुरक्षा है, ना सम्मान है। यहाँ दिन में सिविल अस्पताल में हत्याएं हो जाती हैं,
जहाँ की एक थाना भी है, चौकी भी है अंदर। तो आप बताइए, मेरे पास ऐसे रोज़ 10 केस आते हैं लॉकडाउन के भीतर भी। दूर छोड़िए, मेरे पिताजी को मार के लूट लिया पिछले महीने, मैंने पकड़वाया। लॉ एंड तो ऑर्डर, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, आप ये मानिए रास्ते चलते पता नहीं कब किसका गला कट जाए। एक दिन में आप क्राइम ग्राफ उठाकर देखिए पूरे लुधियाने का, एक दिन में तकरीबन से तकरीबन 50 से ज़्यादा स्नैचिंग है, और जिसमें खतरनाक स्नैचिंग है, मार भी दिया जाता है, काट भी दिया जाता है। और पुलिस के पास, मेरे पास ऐसे भी लोग पड़े हैं कि जिसमें पुलिस को पता भी कि इस बंदे ने किया है। कहने का मतलब तात्पर्य सुनवाई नहीं है कि होता। सुनवाई, अगर ये प्रवासी आदमी या कोई मजदूर आदमी चले जाए तो कोई सुनवाई नहीं। यहाँ अगर कोई राजनीति से संबंधित गया तो तुरंत मुकदमा भी है। तो ये सारी बात है। हम उधर 2 दीदी खड़े हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात हो जाए। एक मिनट दीजिए, इधर 2 दीदी खड़े हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात हो जाए। दीदी नमस्ते, क्या नाम है आपका? रेखा। रेखा, आप इधर घर में ही रहते हैं, बाहर कहीं काम करने जाते हैं? नहीं, मैं घर में ही रहती हूँ। घर में ही रहते हैं। तो कितने साल से हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। तो आपका जन्म यहीं का है? नहीं, जन्म बिहार का है। जन्म बिहार का है। तो आप यहाँ पे कब आए थे, कितनी उम्र के थे तब? मैं आई थी यहाँ पे 6-7 साल की थी। 6-7 साल के आगे थे। आपके पिताजी यहीं रहते थे? हाँ जी। अच्छा, तो आप, मैंने अभी बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था पर वो सारे मर्द लोग थे। आप क्योंकि पूरे दिन घर पे रहते हैं और घर चलाना नौकरी से भी बड़ी बात होती है, तो उस लिहाज से आप बताइए कि आपको घर में रहकर यहाँ रहने में क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कतें हैं, सब चीज़ महंगी हो रही है, सामान सब महंगी हो रही है, सब्जियां महंगी हो रही है, सिलेंडर महंगे हैं, सब चीज़, बहुत चीज़ की दिक्कत हो रही है। और बिजली पानी का क्या हिसाब है? बिजली भी कभी कभी बिजली भी नहीं रहता है, सारा दिन नहीं रहता है बिजली, परेशानी बिजली की भी है। हाँ। और पानी आ रहा है? पानी भी कभी कभी नहीं आता है। हाँ जी। आप यहाँ पे जब इस इलाके में घूमती हैं, इस इलाके से बाहर भी लुधियाना के मेन शहर की तरफ जब बढ़ती हैं, तो आप सुरक्षित महसूस करती हैं या नहीं करती हैं? कभी कभी तो डर भी महसूस होता है, अकेले जाएं तो। हाँ। तो दीदी, आप फिर बिहार से यहाँ आ गए, अब यहाँ रहना अच्छा लग रहा है या लगता था वहाँ सब बढ़िया था? देखो, जहाँ हमारा वहाँ गांव है वहाँ तो अच्छा लगता है, मजबूरी है जो हम लोग यहाँ बसे हैं, कमाना है, खाना है। अगर सुविधा वहाँ होती तो हम यहाँ क्यों आते? कमाई का स्रोत नहीं है वहाँ, वरना हम लोग बताओ भैया, फिर क्यों सुनते हैं कि भैया लोग यहाँ बस गए आके? ये भी पॉइंट है ना, सबसे बड़ी पॉइंट है कि भैया लोग, बिहारियाँ, भैया रानी, कितनी प्रॉब्लम होती है सुनने में। अच्छा, आप बताओ 5 उंगली बराबर है? नहीं है। जैसे कुछ भैया लोग मानते हैं गंद पाते हैं, ठीक है, कुछ पंजाबियाँ भी गंद पाते हैं, ठीक है, कुछ अच्छे भी होते हैं, सारे तो पूरी गंदगी तो नहीं फैलाते हैं, फिर सारे बीच मिक्स हो जाते हैं कि सारे बिहारी आके गंद, सारे यूपी बिहार वालों को एक ही मान लिया गया। गंद पाए हुए हैं, सारे बदनाम हो जाते हैं। तो दीदी, इस बढ़ते समय के साथ कुछ बदलाव आया है या वैसा ही है? बिल्कुल कहाँ कोई बदलाव नहीं है, दिन दिन बिगड़ी जा रही है, राशन पानी सारे महंगे हो ही जा रहे हैं, ठीक है, लोगों का व्यवहार ज्यों का त्यों, व्यवहार भी चेंज नहीं हो रहा है, वैसे का वैसे बढ़ते ही जा रहा है, और इधर चेंज नहीं हो रहा है, और बढ़ता ही जा रहा है व्यवहार गलत। तो आपके घर में बच्चे हैं दीदी? हाँ, 3 लड़कियाँ 1 लड़का है। अच्छा, कि ये सबसे बड़ी ये लड़की है? नहीं, सबसे बड़ी अंदर है, ये दूसरे नंबर पे है। तो ये क्या स्कूल जाती हैं? हाँ जी, स्कूल जाती है। कौन सी क्लास में है ये 4th में है, वो 3rd में है, ये UKG में है। अच्छा, हाँ तो इनके स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है? अभी तो नया एडमिशन कराई हूँ तो अभी फिलहाल अच्छी है। नहीं, जो बड़े बच्चे हैं जैसे जो 4th में जा रही हैं, इन सब की पढ़ाई ठीक हो रही है? हाँ जी। अच्छा, और यहाँ पर हेल्थ के लिए क्या, मतलब जैसे कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक होगा। हाँ। अच्छा, मोदी जी ने कहा कि बीमा योजना भी होगी। देखो, मोदी जी बोले हैं आते हैं इलेक्शन के लिए, जैसे वोट मांगने आते हैं ना, वैसे कभी पब्लिक से पूछने आए कि क्या कमी है क्या नहीं है, ठीक है, गलत तो नहीं बोली मैं, ठीक है, जैसे अभी इलेक्शन शुरू हुआ वोट के लिए आ जाते हैं, वैसे घर आके पब्लिक से पूछने चाहिए ना। कितने लोगों के किसी घर में चूल्हा भी नहीं जलता है, जो आपके घर में सिलेंडर पहुंचे हुए दीदी? सिलेंडर तो है। कब से है? हो गए काफी दिन से है सिलेंडर। काफी पहले से, मतलब मोदी के आने पे आया है या उससे पहले का है? उससे पहले का है। उससे पहले। हाँ तो जी। यहाँ पर वो दिक्कत है। तो दीदी, जब इतनी सारी आप दिक्कतें हमें बता रही हैं, तो आप ये कैसे चयन करती हैं कि मुझे वोट किसको देना है? मेरा तो दिल करता है मैं किसी को ना दूं, जो सीधा जवाब है मेरा दिल का। अच्छा, कि किसी को नहीं देना है? नहीं। आपको लगता है कोई काम नहीं करता? नहीं। फिर दीदी, कैसे व्यवस्था कैसे बदलेगी, आपको क्या लगता है? अब देखो कौन आता है कौन बदलता है, जो बदले तो दिल में बसे, जो ना बदले तो कोई ना बसे। युग बदलेगा पूरा, तब कुछ बदलाव होगा। दीदी, आप बताइए, क्या नाम है दीदी आपका? पार्वती देवी। पार्वती देवी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? किशनगंज की। किशनगंज के हैं। और यहाँ कब से रह रहे हैं?
यहाँ हो गया, मैं 15-16 साल से रह रही हूँ यहाँ पे। शादी करके यहाँ आए? हाँ जी। अच्छा, तो कैसा लगता है दीदी यहाँ पे? सब खराबी है यहाँ पे। सब खराब है? हाँ। मन नहीं लगा यहाँ पे? मन लगता है कितना कमाओ तो खाओ, नहीं कमाओ तो ऐसे भूखे रहो, यही चीज़ है। तो आपने अपने हस्बैंड को, पति को नहीं बोला कि मन नहीं लगता यहाँ? बोलते हैं तो क्या करें, मजबूरी है। क्योंकि रोजगार यही है। फिर रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, मिस्त्री है अगर। तो गांव कितने टाइम में जाना होता है दीदी? गांव जाते 5 साल में, कभी काफ़ी टाइम हो जाता है, नहीं जा पाते हैं। अच्छा, तो बढ़ते समय के साथ दीदी चीजें कुछ बदली हैं, कुछ आराम आया है जीवन में? कुछ नहीं बदली है जी, कुछ नहीं। गरीब के लिए तो गुजारा ही नहीं। अच्छा, और जब इधर की सब व्यवस्था देखते हैं और वापस अपने घर की देखते हैं, इनमें और उसमें कुछ बदलाव है? कुछ नहीं बदला। इधर सुविधा कुछ ज्यादा है, कम है? नहीं, ये सब गाँव ही ठीक लग रहा है। गाँव ठीक लग रहा है? गाँव ही ठीक लग रहा है। अच्छा, तो आप दीदी, जैसे मैं उनसे पूछ रहा था, आप कैसे तय करते हैं कि वोट किसको देना है? अब देखो किसको दे वोट, अभी तक मैं तय नहीं की हूँ। नहीं, आप अपनी मर्जी से डालती हैं? आपको घर में कोई बताता है? नहीं, अपना मर्जी से मैं डालती हूँ। तो आपका वो वोट तय करने का पैमाना क्या है कि किसको दी जाएगी वोट? आप कैसे तय करती जब हैं? वोट देना जाऊंगी तब सोचूंगी किसको देना है। उसी दिन सोचोगे? 1 तारीख को हाँ, सोचोगे? 1 तारीख को सोचूंगी किसको देना है। बढ़िया। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे, कोई नेता आपको अच्छा लगता है? अब किसको बोलूं, मैं नेता अच्छा लगता है। नहीं, कोई एक ऐसा लगता होता है ना कि यार ये बहुत बढ़िया है, तो कोई कहता है कि यार वो कपड़ा बहुत बढ़िया पहनता है, कोई कहता है वो बोलता बहुत बढ़िया, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कोई तो पगड़ी बहुत अच्छी बांधते हैं, पीली पगड़ी अच्छी, सबके अलग अलग। कोई नेता है जो आपको अच्छा लगता है? अब किसको बोले नेता, किसको अच्छा है नहीं है। अच्छा, बुरा लगता है कोई नेता जो बहुत बुरा लगता हो? नहीं, किसी को बुरा नहीं बोल रहे हैं, मतलब सब अच्छे ही है, अच्छे के लिए। सब अच्छे ही है। फिर किसको खराब बोले? वोटर समझदार हो गया है। हाँ, वो भी 1 ही तारीख को तय करेगा कि कौन अच्छा लगता है। करेंगे किसको वोट देना है। ठीक है। तो इधर दीदी ज्यादातर जो औरतें हैं वो घर में ही रहती हैं या वो भी बाहर काम करने जाती हैं? सब घर में रहते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, सब उनको संभालना है और पति की पहली लंबी नौकरी है। बच्चे हैं तो कौन किसको छोड़ के जाएंगे कहीं। बच्चों की पढ़ाई ठीक हो रही है? अब ठीक ही हो रही है। ठीक हो रही है। तो क्या उद्देश्य रखते हैं आपके बच्चों को, क्या बनाना है? कुछ इनका भविष्य सोचते हैं? कमाई के हिसाब से जहाँ तक पढ़ा पाएंगे इतना तो पढ़ाएंगे, जितना कमाई हो वही हिसाब से ना पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है जी। सर बताइए। सर मैं राजू शुक्ला जी, किसी पार्टी से एसोसिएटेड है? भारतीय जनता पार्टी से। मेरी छोटी सी फैक्ट्री है यहाँ पे लुधियाना। किस चीज़ की? ऑटो पार्ट्स की। ऑटो पार्ट। देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी, बाद में पहले पूर्वांचल समाज हमारे भाई है। पहले तो मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ। तो कोई पार्टी है जो इनके मुद्दों को इन्वॉल्व कर रही है इस मैं पूरी बताता हूँ क्या है। अभी तक जितनी भी पार्टियाँ रही हैं लुधियाने में, अपोजिट रही हैं। कभी वहाँ कांग्रेस होती थी तो यहाँ अकाली होती थी, और कभी यहाँ अकाली होती थी तो वहाँ कांग्रेस होती, अपोजिट चलती रही है। उसका जो मार है ना, हमारे लुधियाने को बहुत बड़ा झेलना पड़ा है। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि 2009 में जैसे यहाँ से मनीष तिवारी जीते थे, तो मनीष तिवारी सरनेम से हर कोई एसोसिएट करता है कि अपने यूपी साइड के कहीं पर होंगे, तो तब यहाँ के लोगों के मन में क्या इमोशन था? और तब सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, कुछ बन पाया नहीं बन पाया? क्योंकि वो तो काफ़ी कद्दावर नेता है। देखिए, जब मनीष तिवारी जी की सरकार थी, उन्होंने रेगुलेशन थोड़ा सा दिया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं दिया है, लेकिन जो उनके पीछे जो काम कर रहे हैं, जिनके थ्रू वो काम कर रहे हैं, जैसे आप सपोज कर लीजिए मनमोहन सिंह बैठे थे तो पीछे काम सोनिया गांधी कर रही थी, तो ये पीछे वो उनकी जो सत्ता चलाने वाले वो पीछे के लोग हैं, आगे वाले वो सत्ता नहीं चला पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती रही आज वो पूरे कर चुकी है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे 35A हो, चाहे राम मंदिर का मसला हो, चाहे अयोध्या का मसला हो, और चाहे वहाँ का अपना बनारस का मसला हो, चाहे मथुरा का मसला हो। सारा मसला आज की डेट में अगर हम कहें तो ओपन क्लियर हो चुका है। अब ऐसे में ये बात करते हैं कि मोदी जी ने तो कहा था कि हमें रोजगार भी देना है युवाओं को, और रोजगार वो उतना नहीं दे पाए, ऐसा ऑपोजिशन उन पे आरोप लगाता है। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार सभी भाइयों के पास है। कोई दिहाड़ी लगा रहा है, कोई रेडी फड़ी लगा रहा है, कोई सब्जी का काम कर रहा है। इतने सारी जगह पेपर लीक हो रहे हैं, अग्निवीर के ऊपर लेकर इतना विरोध होता है, ये सब चीजें भी हम देखते हैं। देखिए, जो अग्निवीर का या कुछ भी है, विपक्ष की पार्टी हमेशा ये कराती रही है। हमेशा विपक्ष की पार्टी हमेशा पार्टी को बदनाम करती रही है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बीजेपी से एसोसिएटेड होने के नाते सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब फार्म लॉज आए और उसके विरोध में जितने किसान थे जाकर धरने पर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, और फिर कुछ लगभग 1 साल नवंबर में आए थे मोदी जी, उन्होंने बोला कि मेरी प्रतिज्ञा में कुछ कमी रह गई होगी। इस बीच किसान यूनियन ने कहा कि हमारे 700
जो किसान थे वो शहीद हो गए। तो अब जब आप गांव वगैरह में जाते हैं तो किस तरह का सेंटीमेंट आपको देखने को मिलता है, और उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं पर्सनली बीइंग अ पंजाबी? मैं तो आपको पंजाबी मानकर चल रहा हूँ क्योंकि आप इतने दशकों से यहाँ बैठे हैं, थोड़ा उसके बारे में। अगर आप ऐसे कहेंगे पंजाबी है तो हमारे जितने भाई है पूर्वांचली बहुत दशकों से बैठे, फिर ये सारे ही पंजाबी है। देखिए मैं तो मानने को तैयार हूँ क्योंकि इतनी देर से तो इसी चीज़ पे बातचीत चल रही है कि हमें पंजाबी क्यों नहीं माना जाता। ये लोग भी तो यही कह रहे हैं हमें प्रवासी क्यों कह रहे हैं। मैं इसका एक रीज़न बता देता हूँ। कोई भी जब अपोजिट सरकार आती है, जैसे सपोज कर लिए आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो नहीं चाहती है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और डेवलपमेंट करे। आप ये देखिए चाहे यूपी हो, वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो गुंडा राज हो, ठीक है, वो ख़त्म हुआ है, डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे नोएडा हो, आज फैक्ट्रियाँ, आज हीरो साइकिल जो थी बिहार में चल रही है, आपको पता होगा। उसके बाद नोएडा में फैक्ट्रियाँ खोल रही हैं बड़ी बड़ी। पंजाब को जो रेवन्यूशन था वो पंजाब से बाहर जा रहा है, कहीं उत्तराखंड जा रहा है, कहीं हरियाणा में जा रहा है, तो कहीं बद्दी जा रहा है, अदर स्टेट में जा रहा है। पंजाब के जो लीडर थे अपोजिट में, वो पंजाब को ही खा गए, और हमारे जो यूपी बिहार के समाज थे, ये अपोजिट पार्टी ने इन लोगों को ख़राब किया है। चलिए देखिए हम इस बात को ऐसे कंक्लूड करते हैं कि मैं इस वक्त लुधियाना में खड़ा हूँ। लुधियाना ही डिस्ट्रिक्ट है कॉन्स्टिट्यूंसी भी, और यहाँ पे बगल में कॉन्स्टिट्यूंसी है सानेवाल के नाम से, और वहाँ पर कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूपी बिहार से आए हुए लोग बसे हुए हैं, जिनकी 50-60 हज़ार के वोट आसपास है सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। और उसी सानेवाल की बात करो जहाँ से धर्मेंद्र जी के हैं, है ना, तो आप देखिए वही उसी सानेवाल से धर्मेंद्र जी आते हैं और वो मुंबई में जाकर बसते हैं, और कितने इस्टेब्लिश होते हैं कि उनकी बच्चे आगे इतने फलते फूलते हैं। उनका एक बेटा सनी देओल यहाँ आकर गुरदासपुर में चुनाव लड़ता है पहली बारी, 20 दिन पहले उनका नाम के अनाउंसमेंट होते हैं, जीत के आते इतना प्यार करते हैं लोग। मुंबई में जाते हैं, महाराष्ट्र में लोग उनको इतना प्यार करते हैं, पूरे भारत में इतना प्यार करते हैं। तो देखिए माइग्रेट तो वो भी करे वहाँ से यहाँ, लेकिन लोगों ने कैसे अपनाया, कैसे प्यार दिया। तो वो एक इक्वलिटी और वो वननेस की तो ज़रूरत है इस पूरे देश में, जिससे कोई व्यक्ति इस देश में रहते हुए ये तो ना महसूस करे कि मैं सेकंड सिटीज़न यहाँ पर भी कहलाया जा रहा हूँ। वो एक ज़रूरी बात है। हम ऐसी ही रिपोर्ट्स आपको दिखाते रहेंगे, अलग अलग वर्ग के लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे, देश दुनिया और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का हाल बताते रहेंगे। हम इस वक्त लुधियाना में हैं। मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे हैं रूहानी। शुक्रिया।